आज इस इलाके का इन खेलों के नाम से हुआ प्रसिद्ध गांव नारी गांव, और ये नारी गांव केवल आज खेलों का गांव बना है ऐसा नहीं है, बल्कि मैंने इस गांव का इतिहास जाना है। क्रांतिकारियों का ये गांव है। मोहनलाल कौशिक का फोन आ गया कि आपको रवि भैया के गांव में नारी आना है। मैंने क्यों आना है? तो रवि भैया का स्वागत करना है। मैंने कहा आऊंगा, लेकिन श्रेय आपको नहीं है, वो नारी गांव की पंचायत को है, वो आकर के टाइम ले गए मेरे। फिर भी उन्होंने कहा कि ये काम उन्होंने बहुत सी मांगे रखी है, उन मांगों को जरूर पूरा कर देना। मैंने कहा जितनी रखी है मैंने पढ़ ली है, कुछ तो मैंने पूरी करा दी है। मैंने उसी समय 11:30 बजे डिप्टी कमिश्नर यहाँ ललित सुभाष बैठे हैं, इनको फोन किया। मैंने कहा भाई एक तो इनके गांव में पानी भरा है चारों तरफ, कल सुबह से पंप लगने चाहिए, और पानी जो भरा हुआ है जो वो खाली होना चाहिए। अगले दिन पंप लगे कि नहीं लगे? लगे ना। लेकिन ये तो टेम्परेरी व्यवस्था है, इसको हम परमानेंट एक ड्रेन बना करके और बड़ी ड्रेन में डालने के लिए परमानेंट ड्रेन बनवा देंगे, ताकि आपके गांव में आगे कभी पानी खड़ा ही ना हो। फिर एक मांग थी कि हमारे गांव में बसों की समस्या है, सोनीपत के लिए, रोहतक के लिए बस। मैंने डीसी साहब को कहा कि सवेरे बस करनी चाहिए। अगले दिन बसें चली कि नहीं चली? चलेगी। तो हमारे करने लायक ये बातें होती तुरंत होती है, इसमें कोई ये नहीं कि किंतु परंतु अच्छा देखेंगे, करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, अगर कोई नहीं हो सकने वाली हो तो हम कह भी देते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं तो भाई आगे चल के देख लेंगे। अब आगे चल के देखने का मतलब ये होता है कि अभी नहीं, आगे। अब आगे कब होगा देखेंगे, लेकिन बड़े प्रेम से कहना पड़ता है। कई बार बजट ज्यादा होता है, कई बार वो वहां की जरूरत नहीं होती है, कई बार ऐसी चीज होती है जो चीज बिल्कुल पड़ोस में बनी हुई है, वहां फिजिबिलिटी नहीं होती है। एक ही इलाके में 2 चीज बनाने का फायदा नहीं होता है। लेकिन फिर भी जो मांगे उन्होंने बताई थी, उन मांगों को हमने एक एक करके पूरा कराया है। कुछ तो ऐसे है कि जो आज ही जो मुझे उन्होंने बताया इसको हमने पूरा कर दिया है। जैसे बिजली की तारें ये शिफ्ट कर दी गई है, बिजली विभाग की समस्या का समाधान किया, खेल स्टेडियम में बिजली की तार उसको शिफ्ट कर दिया। हो गया कि नहीं? हो गया ना। सारी गुजारा बता दो। लेकिन ये ताली महंगी पड़ेगी। या थोड़ा सा मैं एक कुंडी मारूंगा, आप बिजली कुंडी से लेते हैं, बिजली तारों से लेते हैं क्या? बिना मीटर के लेते हैं? देश वक्त आदमी क्रांतिकारी के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। करते हैं तो नहीं करना चाहिए। बोलो हाँ करेंगे कि आज के बाद कोई भी तारों की कुंडी सीधी तारों में नहीं लगाएगा, बिजली की कुंडी अपने मीटर लगवाएंगे उसमें से लेंगे। बोलो हाथ खड़े करो अगर हाँ करते हो तो। आगे कर रहे हैं, सारे करेंगे। बोलो भारत माता की। एक तो वायदा ये, दूसरा एक वायदा और, हमारे जो बिजली विभाग के लोग हैं ना, ये बहुत ही कई बार, अब क्या शब्द प्रयोग करूं, वो सोचते नहीं है कि किसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई पर कार्रवाई, कार्रवाई पर कार्रवाई शुरू कर देते हैं। गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मीटर के बिल बहुत लंबे समय से और पेंडिंग पड़े हैं, कई साल से भरे नहीं, और जब नहीं भरते हैं तो अगली बार वो बिल में पेनल्टी लगा के और भेज देते हैं, तो पेनल्टी से बिल डबल हो जाता है। तो ऐसे 660 लोग ऐसे हैं जिनके बिल पेंडिंग हो गए, उनको पेनल्टी लगती इतना ज्यादा हो गया कि उन्होंने भरने छोड़ दिए। उनका हम पैसे पेनल्टी लगाए जाएंगे, वो कहते हैं लगाया जाओ, हमने कौन से देने हैं। तो ये भी काम ठीक कर रहा है। आज इसका भी मैं चाहता हूं एक फैसला हो जाए, कर दे, कुछ हम छोड़ दें कुछ हम भर दो, ठीक है? कुछ हम छोड़ दें कुछ हम भर दो, दोनों बात बीच बचाव का फैसला कर दे। 160 घर ऐसे हैं जिनके मित्रों के बिल बाकी, उनमें 20 लाख रुपया तो है उसके ऊपर पेनल्टी, और 30 लाख रुपया उनका जो बिल होता है मूल बिल वो होता है। कुल 50 लाख रुपए का झगड़ा है। हालांकि इतने बड़े सिस्टम में करोड़ों रुपए का हम काम करा रहे हैं। करोड़ों रुपए हमने रवि पहलवान को इनाम भी दे दिए। उस हिसाब से देखा जाए तो 50 लाख छोटा नहीं है, लेकिन सरकारी कागज ऐसा है ये बंद करने में बड़ी दिक्कत होती है।
तो सरकारी कागज बंद करने के लिए एक हाथ तो मैंने आज डिपार्टमेंट से करा ली कि भाई पेनल्टी 0, ठीक है। बाकी 30 लाख ये हमको भरना है, 50 में से 20 छोड़ के 30 भरना है, लेकिन 30 ही एक दिन में नहीं भरना। 30 लाख भी 12 महीने की किस्त है, महीने का दे लो तो 12 महीने किस्तें करा लो, 2 महीने का दो तो 6 किस्तें करा लो, 1 साल तक भरना है। अर्थात हर महीने सिर्फ 2.5 लाख रुपया, ज्यादा है क्या? 660 आदमी है, इसलिए 660 बिलों का ये मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। और इसके बदले एक और काम करेंगे। आज आपके गांव में बिजली 24 घंटे नहीं आती है, नहीं आती ना, मुझे पता लगा 15-16 घंटे आती है, 15-16 भी नहीं आती, कितनी 10 घंटे आती है, 10 भी नहीं आती। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि आप कल से अपने बिल 660 लोग, पहला बिल 6ठे हिस्से का 2 महीने में बिल आएगा, 6ठे हिस्से का पहला बिल भराओ। कल अगर सारे भर दोगे तो परसों ही 24 घंटे बिजली दूंगा। इसमें 10 दिन लगा दोगे, 10 दिन बाद मिल जाएगी। हमारी एक योजना है हमारा गांव जगमग गांव। ये योजना पूरे हरियाणा में 6700 में से 5300 गांव में लागू हो चुकी है। अभी 1400 गांव बाकी है, उसमें आज एक नारी और कम हो जाएगा, 1400 से 1399 हो जाएंगे और उधर 5301 हो जाएंगे। समझेगा तो जोर से बोल दो, भारत माता की धन्यवाद। मैं इतनी डिटेल में बताया नहीं करता, लेकिन आज इसे बता रहा हूं, मुझे खुशी हो रही है बताते हुए। बहुत डिटेल में जाकर के मैंने सारी जानकारी ली। मैंने कहा मैं हाथ रहूंगा, मेरा अपना गांव आज से जब गोद ले लिया मानो हमारे सांसद महोदय ने, तो करोड़ रुपया वो भी लगाएंगे, करोड़ों की घोषणा मैं भी करूंगा, करोड़ों हमने रवि भैया को भी देने हैं, एक आध और कोई गोल्ड मेडल ले आओगे तो 400 करोड़ रुपया और भी दे देंगे। लाइब्रेरी की बात कही, लाइब्रेरी का काम मुझे बताया गया कि शुरू हो चुका है और 3 महीने में वो काम पूरा हो जाएगा। क्यों भाई बोल तो, हाँ ना तो चल रहा, लाइब्रेरी काम शुरू कर दिया तो ये 3 महीने में लाइब्रेरी भी बन जाएगी। 2 कम्युनिटी सेंटर इनकी बात आई थी, उसमें से एक तो लगभग पूरा है, 5-10% काम बाकी होगा। क्यों? नारी पंचायत का एक बन गया, दूसरे में और 3-4 महीने का काम बाकी है। दूसरा कम्युनिटी सेंटर भी 3-4 महीने में ये पूरा हो जाएगा। एक भाई दादा शंभू का तालाब है, उसके सौंदर्यीकरण की बात भी आई है, और एक दूसरा तालाब है इसका बड़ा जोड़, इनकी दोनों तो भी योजना बन गई है, इनकी ड्राइंग भी बन चुकी है। 1,44,00,000 रुपया इनके लिए मंजूर कर दिया है। इन दोनों तालाबों पीने के पानी की व्यवस्था में थोड़ा दिक्कत है, तो हर घर में शुद्ध पेयजल घरों के अंदर पहुंचे, इसके लिए हमारी योजना बन गई है। उसमें इस गांव को भी शामिल कर लिया है। बूस्टर स्टेशन का काम शुरू हो गया है, जैसे ही पूरा होगा हर घर में नल के द्वारा पानी हर रसोई के अंदर नल पहुंचेगा। अब पोस्ट भी नहीं, एक होती है टेंट पोस्ट, बाहर पानी आ गया, घर के अंदर पहुंचाएगा। गांव की त्रिवेणी पर दोनों तरफ आरसीसी, इसका जो नाला है उसका ड्रेन जो बनी हुई है उसका निर्माण होगा और निकासी का ठीक से फिरनी से पानी बाहर निकलेगा। इसके लिए 68 लाख रुपए की डिमांड ये सरकार को पहुंच गई है, बहुत जल्दी आएगा, इसको पूरा करेंगे। गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल, इनके नए भवन, कमरे कुछ इनके कम होंगे, नए बनाने होंगे या कोई छतें बदलनी होंगी, इसका भी 1,88 लाख रुपए का एस्टिमेट बना करके ये भेज दिया है। यहां जो मेडिकल डिस्पेंसरी है, गांव अच्छा बड़ा है, इसलिए इस डिस्पेंसरी को पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर तब्दील कर दिया गया है। अब आ जाओ खेलों के बारे में। खेलों में भाई हमें हरियाणा में देखो 7 में से 6 मेडल तो हैं व्यक्तिगत, एक आदमी के अपने अपने मेडल, एक है टीम का मेडल। जो 6 मेडल हैं उसमें 3 हरियाणा के और 3 सारे देश के हैं, यानी 50% हिस्सेदारी हरियाणा की है। और जो
गेम है जिसके अंदर हॉकी का, पुरुषों की हॉकी का हमको मिला है ब्रॉन्ज मेडल, उसमें भी 2 खिलाड़ी हरियाणा के हैं। एक हमारा सुमित है पुराना गांव, वहां मैं भी इसके बाद जाने वाला हूं। सुमित को भी जाकर के हमको उसका सम्मान करना है, तो इसलिए 50% से ज्यादा हिस्सेदारी हमारी है। लेकिन हमारी हिस्सेदारी भले 50 से ज्यादा देश में हो, एक जो थोड़ी सी मन को सचोटने वाली बात है कि हमारा देश दुनिया के जो बाकी देश हैं उनमें बहुत पीछे है। हमारा नंबर 48वां नंबर है, और ये 48वां ही पहली बार आया, इससे पहले तो और पीछे रहते थे। इस बार 7 मेडल भी देश के सबसे ज्यादा मेडल हैं, नंबर भी हमारा 48वां पहली बार आया है। लेकिन 48 में से हम संतुष्ट नहीं है। हमारा ये देश का स्थान शुरू के 8-10 स्थानों में क्यों ना आए? हमारे गोल्ड मेडल ज्यादा बढ़ने चाहिए, सिल्वर मेडल ज्यादा बढ़ने चाहिए, ब्रॉन्ज मेडल ज्यादा बढ़ने चाहिए, तब जाके हमारी गिनती पहले 10 स्थानों में पहुंच सकती है। और इसमें अब सारा देश के प्रदेश बाकी क्या करेंगे क्या नहीं, लेकिन हरियाणा को खेलों का हब बनाने में हम ना कोई कसर छोड़ेंगे, ना कोई पैसे की, ना कोई स्टेडियम की, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, ना हॉल की, ना सामान की। और मैं समझता हूं हमारे जो अब खिलाड़ी खेलों में आगे बढ़ते आ रहे हैं, मैं इनसे भी अपील करूंगा कि खेलों को बढ़ाने के लिए लगा दो जिंदगी पूरी। तो भैया अभी आपके हाथ में भी एक बात और आ गई, क्यों नए खिलाड़ी सतपाल गुरु जी तो लगे हुए हैं, हनुमान जी तो, लेकिन आप लोगों की जो बारी है अपनी पीढ़ी, इस पीढ़ी में नए खिलाड़ी और कैसे आए? ठीक है, इसके लिए रेसलिंग, क्योंकि आप रेसलिंग में सिल्वर लेके आए हैं, तो सारा ध्यान रेसलिंग पर लगा दो। बाकी खेलों की चिंता मत करो, जो खेल का खिलाड़ी होगा उसी को कहेंगे उसको जोर लगाए। जेवलिन थ्रो में बारी आएगी तो नीरज चोपड़ा कहेंगे तो जेवलिन वाले तैयार कर, लेकिन आपने रेसलिंग वाले तैयार करने, क्रिकेट वाले क्रिकेट तैयार करेंगे, हॉकी वाले हॉकी तैयार करेंगे। ठीक है, तो आपको रेसलिंग के लिए इस गांव नारी में एक इंडोर रेसलिंग का स्टेडियम जो बना करके सीएम साहब की। इसलिए रेसलिंग के काम को बढ़ावा देने के लिए हमारे रवि भैया जी ने हाँ की है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। मैं तो इतना ही मानता हूं कि ये गांव धार्मिक गांव भी है, नाथ संप्रदाय का ये केंद्र है, क्रांतिकारियों का भी गांव है, पढ़े लिखे लोगों का भी गांव है। कह रहे हैं कि इस गांव में 38 एमबीबीएस डॉक्टर, तो सवाल है, यानी कोई चीज छोड़ी नहीं है। हम लोगों ने पहले यहां किसान की बात की, हमने जवान की बात की, नारा दिया गया लाल बहादुर शास्त्री ने, जय जवान जय किसान। हमने एक नारा दिया है, जय जवान जय किसान जय पहलवान। कुछ और जोड़ के चलेंगे हम। और भाई पढ़े लिखे लोग जब जिस गांव में हो जाए, एमबीबीएस कर जाए, साइंटिस्ट हो जाए, इंजीनियर बन जाए, तो हम फिर साथ में जोड़ते हैं जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय पहलवान जय विज्ञान। हर क्षेत्र में ये गांव आगे है। इस गांव को मैं बहुत ही बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से आप लोग इस राष्ट्रीय काम में हमको सहयोग करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। आजकल थोड़ा सा एक वातावरण में अलग तरह की बातों पर भी चर्चा लोग करते हैं, वो किसानों की करते हैं। मैं खुद किसान हूं, मेरे पिताजी की 10 एकड़ जमीन थी, पिताजी नहीं रहे, हमारा छोटा भाई खेती करता था, दुभाग कहते वो भी चला गया। देखेंगे कैसे क्या होगा, लेकिन फिर भी खेती के साथ मेरा संबंध है। तो मैं किसान की तकलीफों को जानता हूं कि किसान को खेत में काम करने से लेकर के अपनी फसल पैदा करना, उसको मंडी में बेचना और उसकी आमदन को ठीक से उपयोग करना, इन सारे चक्रों में किसान कैसे फंसता है। बहुत कुछ लोग ऐसे समझदार लोग किसानों को फंसा भी लेते हैं। हमने किसानों को सीधा सीधा रास्ता दिखाने के लिए तो उनको हर प्रकार की मदद करेंगे, वो दबाव में ना आए, उनकी खेती अच्छी हो, ठीक से बिके। सरकार जो फसलें खरीदती है, इसमें आपकी जानकारी के लिए केंद्र सरकार 2 फसलें खरीदती है, धान और गेहूं, और इसके अलावा बाकी प्रदेश और कुछ नहीं खरीदते, केवल 2 फसलें खरीदते हैं। हमने तय किया कि नहीं, 2 नहीं, हमारा किसान जो बोएगा हम सब कुछ खरीदेंगे। 11 फसलें आज हम खरीद रहे हैं, 11 फसलें। धान गेहूं के अलावा कपास है, बाजरा है, मक्का है, मूंग है, अरहर है, मूंगफली है, ये सारी चीजें हम खरीदते हैं। और अब तो हमने एक और बना लिया कि सब्जियां अगर बोएगा कोई, हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, सब्जियां बो, हम मदद भी करेंगे। फल की बुआई करो,
और कुछ नहीं तो ऑक्सीजन की खेती करो, पेड़ लगा दो, लेकिन धान कम से कम बोओ। धान से पानी की खपत ज्यादा होती है और पानी अपने आप कम होता जा रहा है। नीचे जमीन का पानी खींचते जा रहे हैं, हम बहुत गहरा होता जा रहा है। नहरों में जितना पानी वो सीमित है, उस सीमित पानी से हमने एक नई तकनीक माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई, इसका आह्वान किया है कि आप सूक्ष्म सिंचाई यानी ये जो टपका सिंचाई है, फुहारा सिंचाई है, इसके ऊपर आ जाओ। अगर आपका 1 लाख रुपया लगेगा तो 85,000 रुपया सरकार देगी, सिर्फ आपको 15,000 रुपया देगा। पानी की बचत करो। हमारे नारी गांव में बिजली के कनेक्शन है पानी के, तो किसान भाइयों को बिजली के कनेक्शन अवेलेबल कराएंगे श्रीमान जी। मैं एक ही बात कहता हूं, आप आज ही फार्म भर के दे दो। क्या माइक्रो इरिगेशन के ऊपर सुनिए, माइक्रो इरिगेशन के ऊपर आ जाएंगे। आज ही फार्म भर दे दो, कल कनेक्शन ले लो, धन्यवाद श्रीमान जी। कल कनेक्शन ले लो। हम चाहते हैं कि उस बिजली के कनेक्शन से ट्यूबवेल से पानी सीधा मत खींचो। सीधा पानी खींचोगे तो हर साल 1 मीटर पानी नीचे चला जाता, 2 पाइप 1.5 पाइप हमको नीचे डालना पड़ता है। ट्यूबवेल का हर साल डालना पड़ता, नहीं डालना पड़ता? हर साल 1 पाइप डालते ना ट्यूबवेल वाले नीचे। आखिर 10-5 साल में कितना पानी नीचे चला जाएगा? अगली पीढ़ी को खोखी जमीन दोगे और आप पानी नहीं दे पाओगे। पानी देना अगली पीढ़ी को, इस पानी को भी अपनी विरासत मानो। मेरा पानी मेरी विरासत। दान छोड़ेगा उसको 7,000 का किले का नगद भी देंगे, और माइक्रो इरिगेशन अगर लगवाएंगे तो उसमें भी 85% पैसा देंगे, कनेक्शन भी देंगे, सब कुछ करें। इसलिए थोड़े निवेदन हमारे समझ करके आगे बढ़ो। मैं फिर एक बार कहता हूं कि यहाँ जवानों का भी बहुत बड़ा सत्कार आदर, किसानों का भी आदर सत्कार, पहलवानों का भी आदर सत्कार, और विज्ञान पढ़ने वाले ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी सत्कार। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान, जय विज्ञान। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात बीच में कहीं छूट गई भाई, उन्होंने याद करा दी। क्या गांव का स्कूल तो है, लेकिन उस स्कूलों में एक स्कूल को संस्कृति मॉडल स्कूल बनाना है। ये भी बात की हाँ मैंने उस दिन 11:30 बजे कर दी थी कि इस बार की घोषणा करेंगे, अगली बार उसकी एडमिशन संस्कृति मॉडल स्कूल के नाते से होंगे, ये भी सुनिश्चित करेंगे।